पुनः नमस्कार आप सभी को जोरदार तालियां मैं चाहता हूं हमारे इस आदरणीय मंच के लिए। ये मंच बड़ा ही समृद्ध है। जिस मंच पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री आई के गोयल सर, चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। देव कुमार सिंह जी संयुक्त संचालक हैं मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़, हमारे साथ मंचस्थ हैं। डॉक्टर एस के सिंह जी चीफ मैनेजर इफको, स्वागत है सिंह साहब आपका। और श्री शक्ति दुबे जी डायरेक्टर आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, आपको भी नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले गोहिल सर से हम शुरुआत करते हैं। सर, आपके साथ हमारा एसोसिएशन भी काफ़ी लंबा हो गया। कृषकों के साथ लगातार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एक के बाद एक कई पायदान चढ़ता जा रहा है। सरकार भी बदल चुकी है, लेकिन आपका संकल्प सालों साल बढ़ रहा है, वृहद हो रहा है, विशाल हो रहा है। आप बताएं हमें, अगर हम पिछले 2-3 वर्षों के इस काम को देखें, बड़ा ही कठिन दौर बीच में आया, इसके बावजूद कृषि कार्य नहीं रुके, ना विकास की रफ्तार रुकी, ना हमारे किसान भाई रुके। क्या अनुभव है आपका? भुइयां के भगवान इस मंच पर पुनः आप मौजूद हैं। चालू है सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आप इस राज्य में एक है ना, मीडिया हाउस होते हुए भी किसानों के लिए थोड़ा माइक पास कर लीजिए सर जी। किसानों के लिए जब आप इस प्रकार की मुहिम चलाएं तो बधाई आपको, टीम को। जहाँ तक किसानों का या हमारे बैंक के उस एरिया में विकास का दौर को देखें, हाँ जरूर कोविड का समय था, बड़ा कठिन था, लेकिन एक अच्छी बात ये रही अपने राज्य में, क्योंकि ज़मीन की हिसाब से हम बहुत अच्छे से फैले हुए हैं। जो अपना जिसको कहे ना कि खेती के लायक जो ज़मीन है, पानी का उतना कमी नहीं है जितना दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में मतलब है। तो उस हिसाब से हम समृद्ध हैं। ज़रूरत बस यही है कि हम बेहतर तरीके से खेती करें। मान लीजिए अपने यहाँ धान ही ज़्यादा मतलब उपज है जिस प्रयोग में, तो वहाँ और भी जैसे बागायत है या मतलब कुछ कुछ जगह जब पर्टिकुलरली जगदलपुर या रायगढ़ की तरफ अदरक या टमाटो या फूल वगैरह भी बहुत आपने जैसे अभी सम्मानित किया 2-4 लोगों को। तो जब विविधता होगी ना, तो एक ही चीज़ में कई बार जो किसानों को जोखम कहते हैं, सरकार ने अच्छे एमएसपी वगैरह दे के कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर आमदनी बढ़नी है तो ज़रूरी विविध क्रॉप या उनके जो भी होंगे उस तरफ जाना ये बहुत ज़रूरी है। बैंक जहाँ तक इसमें शामिल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो या जिसको कहे कि स्वसहाय जुट जो महिला के लिए खास कार्यरत है, वहाँ भी आप चाहे फिशरीज़ करें, मछली पालन या पशुपालन की तरफ ज़्यादा मजबूती से काम करें। भारत में एक चीज़ देखी गई है कि किसी भी किसान के लिए सिर्फ अपने अन्न की उपज ये कभी भी इतना अच्छे से सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहा है। सिर्फ मान लीजिए पंजाब या ऐसे 2-3 राज्य हैं कि जहां उस हिसाब से किसान समृद्ध है। किसान को अपनी खेती के सिवा भी या तो पशुपालन, मछली पालन या कुछ और उनकी आमदनी में जो कटोरे में ज़्यादा बूंद डाले, वैसी प्रवृत्ति बहुत ज़रूरी है। और वही किसान समृद्ध होता है जो सिर्फ जिसको हम कहें कि अपनी उपज के सिवा वाला कुछ और कर पाता है। तो हमारी बैंक की तरफ से भी यही मुहिम रहेगी कि जो भी किसान का फैमिली है उसको एक यूनिट की तरह हम रहें, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट का नीड हो, चाहे 2 पहिया वाहन लेना हो या इवन घर का मरम्मत करना हो, जो जिस एरिया में उनको अपने जीवन में ऋण की ज़रूरत हो, वो सारी ज़रूरतें बैंक की तरफ से हम सही तरीके से पूरी कर पाएँ। उनको ऋण का जो भी हम कह रहे हैं, चाहे ब्याज का दर हो या फीस हो, उसको सही तरीके से समझें और जिम्मेवारी से जब ऋण का इस्तेमाल करते हैं तो उनको आगे भी बेहतर ऋण लेने में सुविधा ज़्यादा उपलब्ध, आसान तरीके से और किफ़ायती तौर पे उपलब्ध होती है। आपने एक बहुत अच्छी बात की। ऋण माने अब तक थोड़ा सा तनाव या मजबूरी से इसको जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये विकास के द्वार खोलने वाला है। हाँ, तो इसके लिए जो आप बता रहे हैं कि केवल कृषि नहीं बल्कि बाकी के आप जरूरतें भी किसानों की ध्यान रखते हैं, तो आपकी टीम पहुंचती है या आप
किसानों को कहीं आमंत्रित करते हैं, आपने विस्तार किया है। देखिए, अब हमारे लिए एक चीज़ बड़ा आसान ये हो जाता है कि हमारी 600 से ज़्यादा शाखाएं हैं। तो छत्तीसगढ़ में शायद ऐसा कोई भी बड़ा कस्बा या गांव नहीं होगा कि जहां 5 या 10 किलोमीटर में हमारी शाखा उपलब्ध ना हो। अगर शाखा नहीं भी है तो हमारे ग्राहक मित्र या बैंक सखी जिसे कहते हैं, तो वो आपको जो लेन देन का है वहाँ आपको सपोर्ट अच्छे से कर देते हैं, खाता खोलना हो। और अब हमने उस सुविधा को थोड़ा और सही करने का प्रयास किया है कि अब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो और भी कोई भी प्रवृत्ति हो, इवन ऋण आपको लेना हो तो उनके माध्यम से आप अर्जी दे सकते हैं। उस हिसाब की टेक्नोलॉजी अब उपलब्ध है। तो इससे रीच में हमारा मतलब शायद हम ही ऐसा एक बैंक है कि किसी भी एरिया में हमारी रीच है जहां हम पहुंच सकते हैं। तो मुझे वो मसला इतना नहीं लगता कि अब ठीक है। उपलब्धि का सवाल हो। उपलब्धि का सवाल नहीं है, सवाल इस्तेमाल का है। तो इस्तेमाल कितना बेहतर तरीके से होगा ये हमारे लिए भी एक मसला है, और मेरे ग्राहक जो भी हैं उनको भी मेरा यही कहना रहेगा कि आप और अच्छे से जुड़ें। सिर्फ हम किसानी या मतलब जिसे कहे ना कि सिर्फ खेती के माध्यम तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में या जो भी बैंकिंग की जरूरत होगी उसको हम पूर्ण चलिए, तो करने के लिए गोयल एकदम साहब सही अपनी है। टीम के साथ तैयार हैं और मैं चाहता हूं आप लोग एक बार जोरदार तालियां ग्रामीण बैंक के लिए बजाएं, जो अपनी विभिन्न शाखाओं के द्वारा आपको इतनी बेहतर तरीके से सर्व कर रही है और ये प्रण लेती है कि केवल आपके कृषि जरूरतों के लिए नहीं, बाकी जरूरतों के लिए भी ये तैयार है। आप खुलकर बात करिएगा इनके प्रतिनिधियों से, जो भी आपकी आवश्यकताएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये संस्था आपको और बेहतर सुदृढ़ बनाएगी। देव कुमार सिंह साहब हैं, मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ से। आज विकल्पों की बहुत ही आवश्यकता है, नए प्रयोगों की बहुत ही आवश्यकता है। एक क्रांति हमने देखी मछली पालन विभाग ने छत्तीसगढ़ के निर्माण के इन 24 वर्षों में अब तक लेकर आए। लेकिन क्या जो आप लोगों का लक्ष्य है उसको आपने बढ़ाया है, उस तक आप पहुंच पाए? प्रदेश में क्या स्थिति है आपके विभाग के द्वारा? किसान किस तरह जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो IBC 24 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मंच में आके बात रखने का अवसर दिया। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन के विकास की बात है, राज्य गठन के बाद से हमने सतत मछली पालन की संभावना पर विचार किया और उसके आधार पर कार्य किया। जैसे सर्वप्रथम हमने मछली पालन की जो मूलभूत आवश्यकता है, मछली बीज, तो हमने मछली बीज के उत्पादन पर ध्यान दिया और राज्य में पर्याप्त मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना की और नवीन तालाबों के निर्माण में हमने सतत प्रयास किए, जिसका परिणाम रहा कि राज्य में जल क्षेत्रों का विकास हुआ और हम मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। और वर्तमान में समय समय के साथ मछली पालन विभाग ने नवीन तकनीकियों को समाहित करने का और उसको किसानों तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया। जैसे जलाशयों में मछली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केज कल्चर की जो तकनीक आई, उसे हमने बहुत बेहतर तरीके से अपनाते हुए अपने किसानों तक पहुंचाया और केज कल्चर के माध्यम से हमने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में हमने सफलता पाई है। और जैसा आपने कहा है, तो समय समय पर जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जैसे मछली का उत्पादन जैसे बढ़ रहा है तो मत्स्य आहार की खपत बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने राज्य में नवीन फीड मिल की स्थापना में ध्यान दिया और साथ में अच्छी गुणवत्ता की मछली हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमने कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए रेफ्रिजरेटेड व्हीकल की स्थापना वगैरह में ध्यान दिया है। आइस बॉक्स के वितरण में हमने ध्यान दिया है, जिससे उत्पादक केंद्र से लेकर बाज़ार तक मछली अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुंच सके। वर्तमान में हमारा ध्यान, चूँकि राज्य में उत्पादकता बढ़ रही है, तो खपत पर भी हमारा ध्यान है। इसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज पर भी ध्यान दे रहे हैं और मार्केटिंग को हम सशक्त करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान है जी। जैसा आपने बताया देव साहब के गुणवत्ता के ऊपर अब आपका ध्यान है, तो गुणवत्ता के साथ आपके इन अभियानों के साथ किसान किस तरह कोऑपरेट कर रहे हैं? कोई ख़ास इलाका छत्तीसगढ़ का जहां संभावनाएं पूरी तरह आपको लगता है कि इस्तेमाल की जा रही हैं? कोई ऐसा इलाका जो आपके लिए चैलेंज हो, तो ये बेहतर मंच है कि हम उनको भी प्रेरित करें? जहाँ तक उत्पादन के क्षेत्रवार अगर राज्य में हम देखें तो हमारा जो पखांजूर क्षेत्र है बस्तर का, ये हमारे मत्स्य बीज के उत्पादन का गढ़ रहा है, जिसे पूरे भारत सरकार ने भी जिसे सराहा है, क्योंकि क्लस्टर के रूप में फार्मिंग करने से जहाँ उत्पादकता में फ़ायदा तो होता है, ये मार्केटिंग का एक फ़ायदा होता है। किसानों का ग्रुप
जब किसी उत्पाद को एक समग्र रूप में उत्पादित करता है तो उसकी मार्केटिंग आसान हो जाती है और ग्राहकों तक भी उनकी पहुंच अच्छी होती है। तो पखांजूर क्षेत्र में हमारे मत्स्य बीज का उत्पादन और मछली का उत्पादन दोनों बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। और अभी हमारे जो वर्तमान सीएम हैं उन्होंने समीक्षा में हमें ये कहा है कि हम इन चीज़ों को ध्यान दें कि राज्य के किन क्षेत्रों में किन चीज़ों की कमी है। तो राज्य के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पे उत्पादकता में जो संभावनाएं हैं उसको पे हम अभी आकलन कर रहे हैं और उसके लिए भी हम नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि जो वंचित क्षेत्र है, जैसे चिराग परियोजना जो वर्ल्ड बैंक से संचालित है, ये आदिवासी तबके के गरीब वर्गों के लिए संचालित है, जो कि बस्तर जैसे क्षेत्र में काम कर रही है। इसी प्रकार से हम अभी इसमें और ध्यान देंगे ताकि हमारा राज्य का उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में जो वंचित वर्ग हैं उन तक हम अपनी सहायता पहुंचा सकें। चलिए, बहुत अच्छा उद्देश्य है। मैं थोड़ा सा और एक प्रक्रियागत एक सवाल पूछूंगा, एक बार मैं सभी से चर्चा कर लूं। सब इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर एसके सिंह साहब हैं, चीफ मैनेजर हैं इफ्को के। सिंह साहब, एक बहुत लंबा एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं से आपका रहा है और भुइयां के भगवान से भी आपका लंबा एसोसिएशन रहा है। इफ्को ने इन विगत 2-3 वर्षों में क्या ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की है या आपने आकलन किया है जिसमें इफ्को के द्वारा आप कृषकों को और आगे बढ़ा सकते हैं? किसी नए प्रयोग, किसी नए अभियान, किसी नई योजना का संचालन अगर आपने किया तो ये मंच है, आप बताएं कृषकों को। धन्यवाद पुनीत जी। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जो है ये कार्यक्रम जो किसानों को समर्पित है, विगत 10-12 वर्षों से लगातार और अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। अब मैं जैसा आप बात कर रहे थे कि इफ्को जो है किस तरह से किसानों की सेवा में लगा हुआ है, तो मैं ये बता दूं कि इफ्को एक सहकारी संस्था है जो कि किसानों की ही संस्था है मूल रूप से। तो हम लोग जो भी काम करते हैं, इफ्को जो भी काम करती है किसानों को ध्यान में रख के ही करती है। तो विगत दिनों ने आप देख रहे होंगे कि 4-5 सालों से या विगत जो है 6-7 सालों में ये समस्या आ रही है कि खेती में रसायनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। मतलब रासायनिक उर्वरक पे हमारी निर्भरता जो है बढ़ती जा रही है, या फिर अगर बात करें तो रासायनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह इस पर बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से भूमि हमारी ख़राब हो रही है, हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है और हमारा जो है जल प्रदूषित हो रहा है। तो इफ्को इस दिशा में कैसे जो है किसानों को मदद की जाए या इस समस्या से कैसे जो है निजात पाया जाए, तो इस दिशा में इफ्को ने काम किया है। और विश्व का पहला जो है नैनो उर्वरक ले आया, नैनो यूरिया, जो कि इफ्को के नाम से पेटेंटेड है और ये किसानों को अब उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके उपयोग से जो रासायनिक उर्वरक है, यूरिया की मात्रा को जो है हम 25 से 50% तक कम कर सकते हैं और उससे जो भूमि हमारी प्रदूषित हो रही है, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, उसको हम बचाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यूरिया या जो भी हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र है उसमें बहुत सारा केंद्र सरकार का अनुदान होता है। अगर यूरिया की बात करें तो जो 266 रुपये का बैग है उस पर करीब 2000 रुपये तक की सब्सिडी होती है। तो ये जो उत्पाद आया है इफ्को का नैनो यूरिया, इसमें कोई अनुदान भारत सरकार का नहीं है और ये लगभग जो है एक बैग जो यूरिया है उसके लगभग एक बराबर काम करता है। तो इस तरह से हम शासन की बहुत जो है सारी जो है राशि को बचा सकेंगे, जो कि विकास कार्यों में जो है उपयोग होगा। इसके साथ साथ और जो भी नई तकनीकी खेती के लिए आ रही है उसको हम किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में अभी जो है ड्रोन का उपयोग, अभी तक ड्रोन का उपयोग जो है कृषि कार्य के लिए जो है उसकी अनुमति केंद्र सरकार से नहीं थी। अभी विगत 1-2 सालों में जो है ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में करने के लिए अनुमति मिली है और उसके सारे जो है गाइडलाइंस भी आ गए हैं। तो इफ्को जो है अभी 2500 ड्रोन जो है फ्री में देने जा रहा है किसानों को और छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोग 70 ड्रोन देने जा रहे हैं। उसके लिए जो एक बार जोरदार तालियां आप इस प्रयास के लिए बजा सकते हैं। ड्रोन अत्याधुनिक तकनीक है जिसका विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है और इफ्को ये आपके लिए लेकर आए। जी, तो छत्तीसगढ़ में 70 ड्रोन हम लोग देने जा रहे हैं और उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी इफ्को ही कर रही है। और इसमें एक ग्रुप महिलाओं का 15 महिलाओं को ट्रेनिंग हम लोग दिला चुके हैं और एक दूसरा बैच 20 जो है पुरुषों का वो ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है ग्वालियर में। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो ड्रोन दीदी का वो लॉन्च किया है उन्होंने स्कीम, उसमें से 15 महिलाएं जो है इफ्को की तरफ से उस योजना में भी शामिल होंगी। और जैसे ही वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई डेट मिलेगा
वो वहाँ से वो उसको इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे और उसको जो है वर्चुअली ये महिलाएं जो है उससे जुड़ेंगी। ये हेल्पफुल कैसे होगा थोड़ा बताएं किसानों को, हाँ, क्योंकि तो नई तकनीक को अपनाने में हमारे किसान अव्वल रहे हैं तो अभी जो प्रदेश मैं बता रहा था कि जो नए जो उत्पाद आए हैं नैनो बेस्ड, जो नैनो टेक्नोलॉजी पे जो आधारित प्रोडक्ट आए हैं, जैसे नैनो यूरिया या नैनो डीएपी, तो नैनो यूरिया को सिर्फ स्प्रे के माध्यम से देना होता है। सॉइल अगर एप्लीकेशन करेंगे, मिट्टी में उसका एप्लीकेशन करेंगे तो वो उतना जो है प्रभावी नहीं होगा, मिट्टी के साथ वो मतलब उसका फिक्स हो जाएगा और पौधे को नहीं मिलेगा। तो इसका पूरा मतलब सिर्फ और सिर्फ परिणित छिड़काव के माध्यम से उसका उपयोग करना है। अगर हम स्प्रे की बात करें तो खासकर धान की फसल में, तो उस समय चारों तरफ पानी भरा होता है और मेड़ भी काफ़ी ऊंची ऊंची मेड़ें होती हैं, तो उसमें स्प्रे का काम करना जो है किसानों के लिए एक बहुत कठिन काम होता है। तो ड्रोन के माध्यम से ये इस तरह से ये जो नैनो यूरिया का स्प्रे हो सकता है और जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, उसका भी स्प्रे हो सकता है। और इससे स्प्रे की 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रे हो जाता है और मात्र जो है इसमें पानी भी कम लगता है। नॉर्मल अगर स्प्रे से हम स्प्रे करते हैं तो करीब 100-125 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ के लिए, और इसमें मात्र 10 लीटर में पानी का उपयोग करके 1 एकड़ का स्प्रे हो सकता है। तो हम जो है पानी की भी बचत करते हैं, टाइम का की बचत करते हैं, और जिन क्षेत्रों में जाना संभव नहीं होता है कि जो है किसानों को स्प्रे के लिए, उसमें बहुत आसानी से जो है ये ड्रोन के माध्यम से हम स्प्रे कर सकते हैं। चलिए, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। मैं और थोड़ा डिटेल्स का जानूंगा। हमारे साथ में शक्ति दुबे जी हैं, डायरेक्टर हैं आइकॉन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के। शक्ति दुबे साहब, नई तकनीक की बात चली है तो आज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब नवीनीकृत ऊर्जा बार बार जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जो कि वैसे तो पावर संपन्न राज्य है, लेकिन पावर की बचत और रिन्यूएबल सोर्स हो, नवीनीकरण सोर्स हो, इसका इस्तेमाल हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। सोलर में आपने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, ये क्या है? अपने उपकरण के और इस नई तकनीक के बारे में थोड़ा बताएं किसानों को। पहले तो मैं आईबीसी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको यहाँ आमंत्रित किया गया है। दूसरा, मैं धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है जहाँ की हम अन्नदाता को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अभी जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में बात करें तो 2014 में हम लोगों ने ये कंपनी चालू की थी, तो 10 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। 10 साल से जब 10 साल पहले जब चालू किया गया था, उसी समय ये रिन्यूएबल से सोलर पंप को चलाने की तकनीक आई थी। तो हमारे लिए एक सेक्टर जो था, जब हम लोगों ने चालू किया तभी ये सेक्टर का भी इनॉग्रेशन हो पाया था। तो जब ये इनॉग्रेशन हुआ तो हमने इस पर फोकस किया। आज हमारे साथ 3 लाख लगभग किसान जुड़े हुए हैं जिनके यहाँ पे सोलराइजेशन के थ्रू जो पंप्स चल रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट के साथ। जोरदार तालियां हो उस पर, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा प्रयास। साथ में अगर आप जो वीडियो प्ले कर रहे थे, जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें भी सोलर पंप रन किया जा रहा था, उसमें भी हमारे पैनल पे बैक लेवल में हमको दिखता है, तो वो दिख रहा था, तो उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा जो नवीनीकरण वाले जो हम बात कर रहे हैं नई तकनीक का, तो पहले जो आज तक टेक्नोलॉजी चलती थी वो थी पॉलीक्रिस्टलाइन की। तो पॉलीक्रिस्टलाइन की जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 335 वॉट तक की टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाती थी। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो आई है मोनोपर की। मोनोपर की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस केस में हम सिर्फ 20% ज़्यादा जगह में हम लोग 70% ज़्यादा पावर निकाल पाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो नई स्कीम आ रही है 1 अप्रैल 2024 से कंपलसरी कर दिया गया है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमको भी आगे बढ़ना है। जैसे पहले हमारे यहाँ बल्ब दूसरे टाइप के होते थे, फिर वो LED CFL हुआ, फिर LED हो गया, तो इसी तरह हमको भी आगे टेक्नोलॉजी बढ़ना है। तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि जो नई टेक्नोलॉजी है मोनो की, जो कि 19% से ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम करती है, उस एफिशिएंसी के ही पैनल्स आगे लगने चाहिए। तो हमने उस चीज़ का प्रोडक्ट चालू भी कर दिया है, और आई थिंक PM कुसुम जो योजना चल रही है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, छत्तीसगढ़ में भी अब चालू हो जाएगी। आई होप 1-2 महीने के अंदर में वो भी चालू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो जैसे ही चालू की तो उसके अंदर भी वही टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जो है हमारे किसान भाइयों को मिल पाएंगे। सोलर पैनल के बारे में जितनी जानकारी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते हैं, क्योंकि सोनकस भुइयां एक कार्यक्रम हम लगातार लेकर आते हैं जिसमें आप जो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं उसका भी डिटेल हमने दर्शकों तक पहुंचाया, किसानों तक पहुंचाया। आयु एक बड़ा मैटर करती है कि सोलर पैनल जो आप लगा रहे हैं उसका मेंटेनेंस और उसकी एज वो लंबी हो, और इस मामले में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन आप लोगों का रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? कैसे आप ये दावा करते हैं या प्रयास करते हैं कि ये पैनल की आयु बाकियों से ज़्यादा बेहतर है?
इसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बॉडी होती है जो कि आईसी सर्टिफिकेशंस बोलते हैं। हम लोग के पैनल्स वहाँ जाते हैं, वहाँ टेस्ट होते हैं, तो जब वो सर्टिफाई करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो जाके इसकी आयु 25 साल, इसकी आयु जो होती है 25 साल होती है। तो थोड़ा डिग्रेडेशन रहता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही अलाउड रहता है उसको स्टैंडर्ड में। उसके स्टैंडर्ड के साथ साथ अभी जो गवर्नमेंट ने रेटिंग निकाल दिया है, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, तो धीरे धीरे पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसके लिए भी हम लोग रॉ मटेरियल जितना हम परचेज करें, हम उसमें बेहतर हमारा जो इनवर्ट चेक होता है, क्वालिटी चेक होता है, हम उस पर पूरा फोकस रखते हैं। इनवर्ट क्वालिटी चेक करेंगे और प्रोसेस को जितना स्ट्रीमलाइन रखेंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और उतनी अच्छी आयु होगी उसकी। गोहिल जी, आजकल जब भी कभी आप बैंकों का रुख करते हैं तो बैंक वक्त वक्त पर कई सारे स्कीम्स चलाते हैं, और अभी हम विविध फसल चक्रों के लिए किसानों को बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं। अगले पैनल्स में हम इस पर भी आएंगे और डिटेल में बात करेंगे कि धान के लिए तो हम सिरमौर हैं ही, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं। मोटे अनाज के लिए पूरे विश्व में मिलेट को लेकर काफ़ी काम किए जा रहे हैं। इनके बारे में क्या किसान आप तक पहुंचते हैं, क्वेरी करते हैं? क्या इसके लिए आप कोई विशेष प्लानिंग कर रहे हैं या शुरू की है? देखिए, मिलेट पर्टिकुलरली मिशन मिलेट पास कर लीजिए सर थोड़ा। जो अभी सरकार की मुहिम भी है कि मिशन मिलेट के तहत, देखिए मिलेट ये कोई छत्तीसगढ़ के लिए नई चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये मतलब बिल्कुल है ना, जो जन सामान्य के लिए है ना, हर जगह आपको मिलेट का उपयोग मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि इस राज्य में कहीं जिनको हम विकसित राज्य बोलते हैं, मैं किसी वो नहीं कहना चाहता कि वो सही नहीं है, लेकिन वहाँ सिर्फ वीट या मतलब सिर्फ चावल का प्रयोग समाज में बहुत ज़्यादा था। ये स्थिति अपने राज्य में नहीं है, न थी। तो एक तरीके से जो हम आगे मिलेट को और करना चाहते हैं, ये बड़ा आसान हो जाता है। जहाँ तक बैंक का सवाल है, तो ये हमारी स्कीम में ऑलरेडी हर जगह मिलेट के लिए प्रावधान दिया हुआ है कि अगर मिलेट करना चाहेंगे तो जैसा आप धान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वही सुविधा आपको इसमें उपलब्ध होगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक और, क्योंकि सर इफ़को से अभी जो बात कर रहे थे कि वहाँ चैलेंज शायद हमारे लिए ज़मीन की क्वालिटी या फर्टिलाइज़र का इनपुट किस तरीका का हो जो मतलब पर्यावरण को नुकसान ना करे। तो जो किसान है वो ऑर्गेनिक की तरफ जाए मिलेट में साथ में, तब इसका जिससे कहे ना कि वाकई में शायद मार्केटिंग करके जो दाम आज मिल रहा है उससे 3 या 4 गुना दाम मिलना संभव होगा। और ये एक मतलब बहुत अच्छा किसानों के लिए वो हो सकता है। आगे चल के जरूर मार्केटिंग में सपोर्ट लगेगा, लेकिन बैंक की तरफ से हम ये सोचते हैं कि अगर उनके इनपुट सही होंगे तो मिलेट एक बहुत ही अच्छी किसानों की आमदनी और समाज के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आपको जिस क्वालिटी का मिलेट चाहिए वो छत्तीसगढ़ में भली भांति उपलब्ध किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये आगे जैसा समय आएगा तो एक और भी चीज़ें, मिलेट तो केवल जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक नई चीज़ नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन अब एक नए तरह से सारा विश्व इस चीज़ को देखने लगा है, तो अब इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। इसीलिए आपकी इसकी पैकेजिंग से लेके आपका एक बड़ा अच्छा सुझाव है कि आप इसे और ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर करेंगे तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सबके लिए। और एक चीज़ है, कई इलाकों में हम गए अपनी ज़िला चौपाल लेके, हमने वहाँ देखा है कि लोग तरह तरह के किसान प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कॉफ़ी की खेती है, हर एक ज़िले में एक एक प्रोडक्ट्स नए नए डाले जा रहे हैं। उनमें भी आप लोग मोटिवेट करते हैं किसानों को कि आप आगे बढ़ें? बिल्कुल, जैसे इससे जुड़ा हुआ वो चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में चारे की कमी नहीं है, पानी का कमी नहीं है, और किसान के पास ऐसे ऑप्शन है कि डेयरी यहाँ विकसित होने के बहुत अच्छे मतलब जिसको कहे ना कि एनवायरनमेंट है। लेकिन हमें ये लगता है कि कहीं हमारी तरफ से कमी है या पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। डेयरी क्षेत्र बहुत आगे बढ़ सकता है, तो चाहे मिलेट को लीजिए या मतलब किसान से जुड़े दूसरे जो भी क्षेत्र हैं, विकास की संभावनाएं बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा कमी कह लीजिए या मार्केटिंग कह लीजिए। एक जरूर हमारे लिए दिक्कत ये हो सकती है कि जो खाद्य पदार्थ है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए अगर आपको वेस्टर्न साइड में जाना है तो पोर्ट से हम थोड़े दूर हैं। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा या अगर रोड्स बेहतर होंगे या रेलवे की, उससे मतलब आने वाले 5 साल में फ़र्क पड़ना चाहिए। ईस्टर्न साइड के पोर्ट हमें बहुत ज़्यादा
मतलब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा बता सकती है ये, क्योंकि मार्केट उस तरफ इतने चलिए, नहीं है। आपने इस तरफ भी ध्यान दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और एक साथ आप दो दो सुझाव दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप गोयल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जब आप प्रोग्रेसिव कोई बात सोचते हैं, विकास के बारे में, कोई नए प्रयोग के बारे में जब आप सोचते हैं, तभी आप उसमें आने वाली बाधाओं के बारे में अनुभव करते हैं और उनका हल ढूंढ लेते हैं। मैं सिंह साहब से पूछूंगा। सिंह साहब, आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि रसायनों का इस्तेमाल कम करें। मिलेट्स के द्वारा आप पोषण लाना चाहते हैं जीवन में, लेकिन वो भी अगर ऑर्गेनिक हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। क्या इस तरफ हम किसानों को वक्त वक्त पर अवेयर करते हैं? IBS24 तो मंच देता है, लेकिन क्या इफ़को, उनके प्रतिनिधि, उनकी टीम्स ये सारी चीज़ें भी उन तक पहुंचाती हैं? आई एम श्योर आपके आउटलेट्स इसकी तैयारी कर रहे होंगे या ऑलरेडी पहुंचे होंगे लोगों के बीच में। बिल्कुल, इफ़को शुरू से ही किसानों के साथ मिलकर काम करती है। फील्ड में भी हमारे जो है स्टाफ हैं जो कि जिलों में काम करते हैं। समितियों के साथ मिल करके हम लोग किसानों को नई नई तकनीक के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और फील्ड में कहीं न कहीं हमारे प्रोग्राम डेली होते रहते हैं। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले उधर जो है बेमेतरा में एक क्राफ्ट सेमिनार किया था, तो इस तरह के करते हैं। अभी जैसे बात चल रही थी कि सर बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती को हमको प्रमोट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए। तो उस दिशा में भी इफ़को काम कर रही है। इफ़को एक जो है नेचुरल प्रोडक्ट, सीवीड एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट सागरिका जो है ले आई है, जो कि किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें 28% सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा अभी जो है वाला जो है कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये किसानों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है। तो इफ़को जो है बायो फर्टिलाइज़र भी बना रही है और समितियों के माध्यम से किसानों को पहुंचा रही है। इसके अलावा ह्यूमिक बेस्ड प्रोडक्ट है ह्यूमिफ़को, उसको भी इफ़को ले आई है और वो भी समितियों को के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है किसानों को। अभी हम लोगों ने कुछ बायो पेस्टिसाइड्स बनाया है जिसका कि CIB से एक्रीडेशन हो गया है और जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी इसकी उपलब्धता हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो प्रमोट करना और आसान हो जाएगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ एरिया है, जैसे आपका उधर बस्तर साइड में दंतेवाड़ा वगैरह है और भी जो है इधर गरियाबंद साइड में है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो एरिया हैं, तो उनको इन उत्पादों को उपयोग करके किसानों को जो है और सहूलियत होगी और जो उनके उत्पाद हैं वो क्वालिटी और गुणवत्ता के जो है होंगे, जिससे कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा प्राइस मिल सकेगा। ये रुझान आपको लगता है पर्याप्त है? बस्तर का, गरियाबंद का एरिया, या इसमें अभी और आवश्यकता की ज़रूरत है? कोई ख़ास एरिया है जो इफ़को या शासन के द्वारा आपको लगता है फोकस किया जाना चाहिए? क्योंकि ये एरिया आपने 2 ही बताएं, तो संभवतः शायद अभी संभावनाएं बहुत हैं इसकी। वैसे तो ये मतलब ये तो कुछ एरिया है जहाँ पे कि मतलब गवर्नमेंट भी वहाँ पे सपोर्ट कर रही है कि इन एरियाज़ को, पूरे एरिया को एज ए ऑर्गेनिक डेवलप किया जाए। लेकिन इसके अलावा हमें हर क्षेत्र में हर किसान को जो है केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करना होगा और उसके लिए काम करना होगा। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को हर तरफ जो है प्रमोट करना होगा, जिससे कि जो है उसकी क्वालिटी बढ़े। आज प्रॉब्लम जो है प्रोडक्शन की नहीं है, क्वांटिटी की नहीं है। हमारे पास क्वांटिटी तो सफिशिएंट है, लेकिन क्वालिटी फूड हमारे पास उसकी जो है कमी है। तो हमें हमारा जो भी प्रोडक्शन है उसको क्वालिटी की तरफ ध्यान देना होगा और क्वालिटी के लिए जो है हमको हर क्षेत्र में जो है ऑर्गेनिक बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। और इसके लिए इफ़को काम भी कर रही है। हम लोग हर क्षेत्र में इस दिशा में किसानों को जागरूक करने के लिए और किसानों को प्रशिक्षण करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने इफ़को को सुना और इफ़को ने भी बताया कि कई क्षेत्र हैं ऐसे, खासतौर पर किसान भाइयों को बोलना चाहेंगे कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं और अपने दायरे में अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से, इफ़को की तरफ से, ग्रामीण बैंक की तरफ से, हर एक तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है। थोड़ी जानकारियां आप भी इनके आउटलेट्स पर, ये जो पीछे स्टॉल लगे इन पर जाकर और पूछिएगा, पर्सनलाइज वे में पूछिएगा कि कितने एकड़ आपके पास में हैं, कितने में हम ये प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जानकारी को अपने अनुभव के साथ जोड़ पाएँ। हमारे साथ में यहाँ सोलर पैनल से जुड़ी एक ऐसी कंपनी के प्रतिनिधि हैं जो दशकों से जो प्लानिंग भारत सरकार करती थी, 1 दशक से उसे छत्तीसगढ़ में साकार करें। सर्वोदय स्कीम के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, ये क्या है, कैसे आप इसके द्वारा किसानों तक पहुंचते हैं, कैसे?
सर्वोदय स्कीम जो है वो जनरली बनाई गई है कि जैसे दूर दराज के एरियाज़ हैं और वैसे शहर के लिए भी है, पर स्पेशली डेडिकेटेड है जहाँ की लोगों की इनकम जो है वो थोड़ी कम है, तो वो भी सोलर को अफोर्ड कर सके। तो इसके अंदर में 3 किलोवाट 5 किलोवाट तक के वो अपने घरों के छत पे लगा सकते हैं। और डेडिकेटेड 1 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट का टारगेट है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years 1 करोड़ छतों पे ये लग जाए। और जब अगर ये लगेगा तो आप समझिए कि जब हम लोग पावर एक जगह जनरेट करते हैं और दूसरी जगह सप्लाई करते हैं तो बीच में बहुत लॉसेस भी होते हैं। हम अपने ऊर्जा को भी सेव करेंगे जब जनरेशन वहीं होगा और यूटिलाइज भी वहीं होगा, तो इसकी वजह से हम उसको सेव कर पाएंगे। साथ में सर्वोदय जो स्कीम बनाई गई है सरकार द्वारा, इसके अंदर में स्पेशली सब्सिडी दी गई है। बहुत सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। वो 3 डॉक्यूमेंट देंगे, आपके यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, आपको सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेंट्रल से आता है। हम लोग अभी बीच में जब महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि सेंट्रल से भी एमएनआरई से भी लोग आए थे, उनका कहना था कि 7 दिन के अंदर डिसबर्समेंट है। प्लांट जब लग जाता है और उसके बाद जब अप्रूवल हो जाता है उसके बाद 7 दिन के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसके अलावा जब हम लो इनकम में बात कर रहे हैं तो लो इनकम के लिए गवर्नमेंट इसमें अब लोन का भी स्कीम लाने वाली है जो शायद इस बजट में आ भी जाएगा। वो एक बहुत बड़ा वैल्यू है क्योंकि 1 करोड़ घरों में अगर लगाना है तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड लोन का स्कीम लेके आने वाली है जो कि सभी बैंक्स के साथ विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई रहेगा। बहुत से लोग हैं जो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं खेतों में, घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में। उनको लेकर जानकारियां वैसे तो एम्पल नंबर हैं, जहां आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारी जानकारी मिली, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स, उनमें मिलने वाली सब्सिडी, उनकी स्कीम, सर्वोदय, ये सब कंपाइल करके आप किसानों तक कोई खास पैकेज पहुंचा रहे हैं या इसकी प्लानिंग करें? ये मंच है, आप उनको बताएं। कोई एक ऐप हो, आपके प्रतिनिधि हों, कोई आउटलेट्स हों? जी, इसके लिए हमारी अगर वेबसाइट को www.iconsolar-en.com को अगर विजिट करेंगे, उसके अंदर सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाने वाले हर तरह की सब्सिडी अवेलेबल है। आप उस साइट को विजिट करेंगे, जैसे पीएम कुसुम, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि फार्मर की इनकम बढ़े, तो मैं देख रहा हूँ जैसे आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें बहुत सारे फार्मर हैं जो कि इनोवेटिव हैं। इनोवेटिव इसीलिए हैं ताकि अपनी इनकम भी बढ़ा सके और अच्छा कार्य भी कर सके। तो स्पेशली प्रधानमंत्री की पीएम कुसुम सी स्कीम है, उस स्कीम के अंदर में अगर इनके पास 5 HP का पंप है तो वो 10 HP तक के सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को खरीदना कंपलसरी है, वो उसको खरीद के फार्मर अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो स्कीम बनाई थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो डिक्लेयर की थी, उस स्कीम को बनाने का रीज़न ये था हम किसी भी तरह से अपने फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सके, ताकि हमारा अगर अन्नदाता संपन्न रहेगा तो हम सब भी खुश रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ में देव साहब भी मौजूद हैं। देव साहब, आपने अभी बताया कि मछली उत्पादन के क्षेत्र में अब हमारा ध्यान गुणवत्ता पर है। गुणवत्ता को लेकर क्या खास वर्कशॉप्स हम लेते हैं? क्योंकि हमने देखा है काम आपने शुरू कर दिया, आपको मार्केट मिल गया, आप उसी रूटीन में लगे रह जाते हैं। फिर ध्यान तब जाता है जब उस प्रोडक्ट के तुलना में कोई बड़ा प्रोडक्ट आ जाए या उस तुलना में मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाए। क्या मार्केट में जो अभी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसकी एफिशिएंसी के मुताबिक हम काम करवा पा रहे हैं अपने कृषकों से, वैसा उत्पादन ले पा रहे हैं, या उसके लिए कोई प्रोजेक्ट है आपका? जी, अभी राज्य में जो मछली की खपत है उसके अनुरूप हमारे यहाँ उत्पादन पर्याप्त है। लेकिन हमारा ध्यान इसमें है कि जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ रही है, मछली का उत्पादन बढ़ रहा है, हम उसकी मार्केटिंग को कवर करना चाहते हैं। इसके लिए हम फिश प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना पर भी विचार कर रहे हैं, और मछली की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए कोल्ड चेन की स्थापना पे भी, जैसे मैंने पहले बताया, पूरे उसमें निरंतर काम कर रहे हैं। राज्य में मछली की उत्पादकता गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए अभी हमारे राज्य में निजी क्षेत्र में फिश जेनेटिक्स सेंटर की स्थापना पर भी कार्य चल रहा है, और मछली पालन विभाग ब्रूड बैंक की स्थापना पर भी निरंतर काम कर रहा है, ताकि राज्य के मछुआरों को उन्नत नस्ल की गुणवत्तापूर्ण मछली बीज उपलब्ध हो सके, जिसके आधार पर ये गुणवत्तापूर्ण मछली का उत्पादन हो जी, और जो उत्पादित मछली है उसका उचित ढंग से विपणन हो सके और प्रोसेसिंग तक हम जा सकें। और हमारी नज़र निर्यात किए जाने तक भी है, और हम कोशिश करेंगे कि समय के साथ हम तकनीकी को अपनाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मत्स्य के निर्यात तक ले जा सकें, उस पर हम काम करना। अभी आप बता रहे थे कि नई सरकार ने और मुखिया ने ये तय किया है कि जहां कमियां हैं उनको आप दूर करें, जिन जगहों पर
अधिक आप उत्पादन कर रहे हैं उनको आप बाजार दें, जैसा भी आप स्वयं भी कह रहे हैं। तो ऐसे कुछ खास इलाके आपने चिन्हित किए हैं जहां आने वाले समय में आपकी वर्कशॉप हो, तो इस मंच से भी उन तक मैसेज जाएगा कि आप लोगों तक पहुंचें? या कोई अगर शुरू करना चाहे काम, तो पहले प्रथम स्टेप्स क्या हैं? किससे मिलना है, कहाँ पहुंचना है, किससे हेल्प लेनी है? कोई एक विभाग, कोई वेबसाइट, कोई प्रतिनिधि है? जी, मछली पालन विभाग में सभी ज़िलों में हमारे कार्यालय हैं और उनके हमारे जो स्टाफ हैं, मत्स्य निरीक्षक हैं, उनके माध्यम से हम गांव-गांव तक अपनी पहुंच बना के रखे हुए हैं। और जैसा आपने कहा, तो जो हमारा, जैसे मैंने कहा था कि उत्तरी क्षेत्र में जो मछली के बीज की उपलब्धता या उत्पादकता पर है, वहाँ पे जो भौगोलिक समस्याएं हैं, पानी की उपलब्धता है या मिट्टी की गुणवत्ता है, उसके आधार पर वहाँ पे विकास हो सके, और यही समस्या लगभग हमारे बस्तर क्षेत्र में भी है। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पॉली लाइनिंग की स्कीम है, जिसमें हम तालाब में प्लास्टिक बिछा के पानी को रोकने का काम करके मछली पालन को कर सकते हैं, और छोटे तालाबों में बायोफ्लक तकनीक का उपयोग करके तालाबों में हम मछली पालन को विकसित कर सकते हैं। और राज्य के मछुआरों की समस्याओं को हम निरंतर उनके साथ संपर्क बना कर रखे हुए हैं और हमारी उनके साथ बैठकें होती रहती हैं। मछुआ नीति में भी हम समय समय पर संशोधन कर रहे हैं। हमारी जो सहकारी समितियों से जुड़े हुए हमारे किसान भाई हैं जी, जो शासकीय तालाबों में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनसे हम निरंतर संपर्क में हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम मछुआ नीति में परिवर्तन करते हुए, उसे संशोधित करते हुए हम इसमें विकास का कार्य करना चाह रहे हैं। एसके सिंह साहब, इफ़को ने, जैसा हमने देखा है कि इतने 10 वर्षों में कई बार आपने उन प्रोडक्ट्स को उतारा जिनकी आवश्यकता रही है। समय के साथ साथ आपके प्रोडक्ट बदले, उनके नाम बदले, उनका कार्य भी बदला, उनका जो किसानों की समस्या थी, उस वक्त की ज़रूरत थी, उस मुताबिक आपने अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है। आज की या आने वाले 5-7 वर्षों की आवश्यकता आपको किस दिशा में लगती है, जिस पर आप लोग अब अनुसंधान कर रहे हो, फोकस कर रहे हो? इफ़को जैसा शुरू में जब इफ़को का गठन हुआ था, उस समय फर्टिलाइज़र के रूप में सिर्फ यूरिया, डीएपी और एनपीके यही उपयोग होता था, क्योंकि ज़रूरत ही मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन्हीं तीनों की थी। उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई है, भूमि में और तत्वों की कमी होती गई, तो इफ़को और भी सारे उत्पाद लाता गया, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जिंक है, बोरान है और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं। वो सारी रेंज आज के दिन में इफ़को के पास उपलब्ध है और वो किसानों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो कि ड्रिप में उपयोग होते हैं, 1919 है, 1818 है और 1261 है, तो उसमें जो है एफिशिएंसी बढ़ती है। ड्रिप जहाँ फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी नॉर्मल केस में 25 से 30% या फास्फेटिक के केस में सिर्फ 12-20% है, तो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो ड्रिप के से यूज करते हैं उसमें करीब 80 to 90% है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इफ़को जिस समय जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है या किसानों को जिस तरह के उत्पादों की ज़रूरत होती है, वो समय समय पे लाती रही है। भविष्य की अगर हम बात करें या वर्तमान की या आने वाले 4-5 दिनों में, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का युग है। आपने देखा होगा मेडिसिन में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में नैनो चिप्स का यूज हो रहा है। उससे जो है आपका कंप्यूटर जो पहले काफ़ी बड़े बड़े होते थे, काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, टीवी आपकी स्मार्ट हो गई है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी, फर्टिलाइज़र में भी जो आने वाला दिन है वो नैनो का है, नैनो टेक्नोलॉजी का है। और इफ़को ने इसको उपयोग करके 2 प्रोडक्ट अभी मार्केट में लाया है, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। अभी जो नैनो यूरिया हमारा 4% का था, उसको हम लोगों ने फिर से उसको अपडेट किया है और नैनो यूरिया प्लस के नाम से प्रोडक्ट आ रहा है, वो अभी लॉन्च होने वाला है फरवरी में। उसमें 20% नाइट्रोजन होगा, तो उसकी जो है उत्पादकता मतलब और अच्छी होगी, उस प्रोडक्ट की जो है एफिशिएंसी और अच्छी होगी। तो इस तरह से इफ़को अब जो है आने वाले दिनों में नैनो बेस्ड प्रोडक्ट पे फोकस करेगा और हम प्रयास करेंगे कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आ गया है, नैनो एनपीके भी हम लाने का जो है जल्दी ही प्रयास करेंगे। गोयल साहब, ट्रांसपेरेंसी आप लोन के मामले में और स्कीम्स के मामले में और एक्सप्लेन करने वाली टीम और प्रतिनिधियों के बीच में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान हो रहा है। आपने पिछली बार भी बताया था कि आप कैसे किसानों को भी स्मार्ट बनाते हैं अपनी टीम और प्रतिनिधियों के साथ जोड़ के। अब किसान भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो भी एक्सपोजर मीडिया का उनके पास इतना है, सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर है, तो किस तरह की डिमांड उनकी तरफ से आ रही है? टेक्नोलॉजी के मामले में आप उनको क्या सपोर्ट दे पा रहे हैं? जैसे आपने बताया कि ऋण की सारी जानकारी अब एक टिप के ऊपर है,
कुछ कार्ड्स वगैरह गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से बनाए थे, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड्स हों, चाहे वो किसानों के हेल्थ कार्ड्स हों। क्या इस दिशा में आपकी संस्था भी कोई प्लान कर रही है या कर रहे, काम शुरू आपका है, जारी है? देखिए, टेक्नोलॉजी के एरिया की बात करें तो पहले जैसे खास करके ऋण को जिस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, तो अब टेक्नोलॉजी हमारे लिए ये संभव कर पाती है जिसे हम बैंकिंग में केवाईसी कहते हैं, या जिस तरीके से हमको वेरिफिकेशंस वगैरह करने होते हैं, ये टेक प्लेटफॉर्म में आज की तारीख में CRGB में पूरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कोई किसान मेरे पास ऋण के लिए आता है तो 1.5 से 2 घंटे में उसकी सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाती थी, जो पहले आपको 8 या 10 दिन लग जाते थे क्योंकि डॉक्यूमेंट हम गवर्नमेंट को भेजते थे। आज हम भैया से टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड है, चाहे जिसे हम बैंकिंग में सिबिल वगैरह कहते हैं, जो वेरिफिकेशन की हमारी प्रोसेस है वो भी हम इंटीग्रेटेड है। तो 60 से 70% हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो आज आप सुबह अगर कस्टमर आया होगा तो 1 या 2 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा दिन के एंड तक में हम उसको निकाल सकते हैं। ये कैपेसिटी RRB होते हुए भी हमने अपने टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे लाया है। अब आगे जो हम सोच रहे हैं या जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि इसमें सुविधा और बढ़ा दें, जो रिजर्व बैंक ने मुहिम की है कि सारे बैंक का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जहां कस्टमर खुद अप्लाई कर लें और एक सर्टेन उसका जो भी पैरामीटर होगा उस तक में मतलब 24 घंटे में उसे डिस्पोज करें। तो ये उसमें हम जुड़ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी मुहिम है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से साइबर के माध्यम से ही हो जाता है, ह्यूमन इंटरवेंशन निकल जाएगा। तो कोई मिसयूज या जो कंप्लेंट्स टिपिकली आती हैं ऋण को प्राप्त करने में, तो ये मतलब एक टेक्नोलॉजी का रूप ऐसा बन रहा है कि ये सुविधाएं बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रिमोट एरियाज भी हैं, बस्तर जैसे इलाके हैं या सुदूर अंचल पहाड़ों वाले कुछ ऐसे इलाके हैं, उनके लिए वहाँ का रिस्पांस कैसा आप देखते हैं? वहाँ तक रीच आपकी कैसे? देखिए, वहाँ रियल चैलेंज एजुकेशन का ही है, समझ। देखिए, ऋण में भी ये होता है कि समय पे और सही तरीके से संस्था की तरफ से डिलीवर होना ये बहुत ज़रूरी है। साथ में जो एक ग्राहक के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना ज़रूरत खुद सही तरीके से एसेस करे, वो कितने समय में उसको वापस लौटाना है वो समझ ले, वेदर उतनी वो कैश जनरेट कर पाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प लगेगा। ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लेगा तो उसको वाकई में दिक्कत होगी, कम ले लेगा तो फिर उसका जो मतलब है ना, जो पर्पस था वही सही नहीं होगा। तो यहाँ जरूरी हमारा सपोर्ट लगेगा। तो यहाँ पे या तो हमारा स्टाफ उसे इनपुट दे और लोन को सही तरीके से स्ट्रक्चर करें। चलिए, तो ये बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके लिए ये संस्थाएं कर रही हैं। इनके प्रमुखों ने जैसे बताया, टेक्नोलॉजी से लेकर आने वाले समय की आवश्यकता से लेकर, ऊर्जा आवश्यकताओं से लेकर, प्रयोगों से लेकर, कहाँ किस तरह से आप मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, इन सब पर डिटेल और बारीक जानकारियां इन सभी के प्रतिनिधियों के पास में हैं। आप पर्सनली इनसे मिलें, पीछे स्टॉल्स को भी विजिट करें, ये आपसे गुजारिश है। और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस शानदार पैनल और डिस्कशन के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने ध्यान से सुना होगा, हमसे कहीं अधिक एक एक बारीकी को आपने भी समझा होगा। आखिरकार अन्नदाता के तौर पर आप ही इस मेहनत को करें। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं हमारे इस पैनल के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला, और बहुत सी शुभकामनाएं जो आप भुइयां के भगवान के मंच पर भी आए और कृषकों के लिए, किसानों के लिए इतने अच्छे और बेहतर प्रयास करें। बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां हो जाएं इस मंच के लिए।